डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों को लेकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल गंभीर हुए हैं और गंभीर होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि पंचायतों को सशक्त करने का सिर्फ एक नारा है। डीडीसी के ज़रिए पंचायतों को सशक्त करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी असल में इस बात पर है कि जो हमारी सियासी साख्त है उस सियासी साख्त को नुकसान न पहुंचे। इसीलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जिन प्रत्याशियों को अलग अलग राजनीतिक दलों ने उतारा है वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने असेंबली के चुनाव लड़े हैं या जो असेंबली के चुनाव में प्रत्याशी बन सकते थे या पूर्व एमएलए हैं या पूर्व एमएलसी हैं, यानी असेंबली का हिस्सा थे या काउंसिल का हिस्सा थे। इन प्रत्याशियों को उतारने का मकसद क्या है? मकसद असल में यह है कि आने वाले समय में जब भी असेंबली के चुनाव हो तो जो डीडीसी के चुनाव में सफल प्रत्याशी होगा, काउंसिल बनने के बाद उसको चेयरमैन बनवाया जाएगा और उसके चेयरमैन बनने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगले चुनाव में उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना अपने इलाके में न करना पड़े, इसीलिए उसको डीडीसी के चुनाव में उतारा गया है। तो मतलब यह है कि एमएलए का जो दायरा था वो पहले बहुत बड़ा था, उस दायरे को कम करने का काम 73rd और 74th अमेंडमेंट ने किया, यानी अब एमएलए का काम उतना ही होगा जितना काम संविधान उसको बोलता है करने के लिए, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। यानी पंचायत में भी उसकी दखलंदाजी हुआ करती थी, म्युनिसिपैलिटी में भी उसकी दखलंदाजी हुआ करती थी, अब पंचायत में भी उसकी दखलंदाजी खत्म, म्युनिसिपैलिटी में भी उसकी दखलंदाजी खत्म। डीडीसी में एमएलए मेंबर तो हो सकता है लेकिन चेयरमैन को नियुक्त करते वक्त उसके पास कोई खास ताकतें नहीं होगी। वो काउंसिल का मेंबर तो होगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अब जब काउंसिल में रहकर आपको वोट देने का अधिकार नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप काउंसिल की चेयरमैन की नियुक्ति में आपका रोल लगभग जीरो। अब जब एमएलए का रोल जीरो तो आप जानते हैं कि भारत तो गांव में बसता है, बहुत बड़ा चंक वोटर्स का गांव में है, तो उस बहुत बड़े वोटर्स के चंक को इधर उधर जाने न दिया जाए, उसको इंश्योर करने के लिए बड़ा जरूरी है कि डीडीसी के चुनाव में प्रत्याशी वही हो जो प्रत्याशी उस असेंबली क्षेत्र से आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाला है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने शक्तिराज परिहार को डोडा से उतारा है। उसके अलावा अन्य कुछ और एमएलए को कहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। कांग्रेस ने सुरनकोट से उनके एक्स एमएलए को चुनाव में उतारा है और अन्य कई और जगहों पर उन्होंने अपनी पार्टी के कार्ड होल्डर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को उतारा है। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। सवाल फिर यहां पर यह है, फिर बात पंचायतों को सशक्त करने की क्यों करी जा रही है? फिर बात पंचायतों को मजबूत करने की क्यों करी जा रही है? क्या पंचों और सरपंचों में से काबिल लोग नहीं हैं जो लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में अपनी पंचायत की भी नुमाइंदगी करें और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर अपनी पंचायत के लिए प्लान्स और प्रोग्राम्स भी डिसाइड करें? क्या वो इतने काबिल नहीं हैं? क्या वो डीडीसी के चेयरमैन नहीं बन सकते? और क्या वजह है ये पंच और सरपंच, इनकी क्या मजबूरियां हैं, ये किस चीज से बंधे हुए हैं कि ये नहीं कह रहे कि जहां पर सिर्फ अधिकार हमारा है, हमारे अधिकार पर डाका डालने का हक इस इलाके के एक्स एमएलए को क्यों है, इस इलाके के एक्स एमएलसी को क्यों है? जो लोग ताकत में रहे हैं, जिन लोगों को आने वाले समय में असेंबली के चुनाव में मौका मिलेगा, उन्हें प्रत्याशी बनाने की जरूरत क्या है? और क्या ये तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोच रहे? एक पूरी उम्र एक राजनीतिक दल को देने के बाद एक कार्यकर्ता को यह मालूम पड़ता है कि इस इलाके से प्रत्याशी 40 साल से एक पार्टी के साथ ईमानदारी से जुड़े हुए कार्यकर्ता को नहीं बल्कि उस इलाके के पूर्व एमएलए के पुत्र को, पुत्री को, बहू को मौका मिलेगा कि वो चुनाव लड़े। क्यों ऐसा हो? और उसके बाद भेड़ चाल क्यों? आम आदमी को भी
आम आदमी भी भेड़ चाल का शिकार क्यों हो रहा है? आप बदलाव की बातें करते हैं, आप इनकलाब की बातें करते हैं, उसके बाद मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि क्या अधिकार है और किस अधिकार से एक पूर्व एमएलए का पुत्र, एक पूर्व एमएलए की पुत्री, एक पूर्व एमएलए का रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरता है। उसके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस हो या न हो, उसने कभी किसी पंचायत में काम किया हो या न किया हो, उसने पूरी जिंदगी में किसी गांव वाले की जिंदगी कैसी होती हो, उसको उस चीज का कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन आपने भेड़ चाल की तरह उसको वोट देना है। आप क्यों वोट देंगे? क्या कभी आपने ये सब सवाल पूछे? आपने भी ये सवाल नहीं पूछे। इसीलिए डीडीसी के इन चुनावों में पंचायतों को लेकर यह कहना कि पंचायतों के सशक्तिकरण में के लिए सरकार बहुत गंभीर है, जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए हैं, ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। गंभीरता के साथ अगर सरकार ने सोचा होता तो सरकार को कानूनों के अंदर प्रावधान इस तरीके के करने चाहिए थे जिसमें पंचों और सरपंचों को ही इन चुनावों को लड़ने का अधिकार होता, और पंचों और सरपंचों के अलावा अगर किसी को अधिकार होता तो पूर्व एमएलएस को, एमएलसीज को, पूर्व एमपीओं को इन चुनावों को लड़ने का अधिकार कतई नहीं होना चाहिए। उसकी वजह, अब आप कहेंगे वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद आप ज्यादातर समय अपना लोकसभा में गुजारते हैं। आपको नहीं मालूम कि गांव के स्तर पर पंच और सरपंच को किन परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में बैठकर किन प्रोग्रामों को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, किन कामों को प्रायोरिटी पर करवाया जाना चाहिए, यह काम पंच और सरपंच को मालूम होगा। यह काम पूर्व एमएलए साहब को मालूम नहीं होगा, यह पूर्व एमएलसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी फीडबैक अपना इन्हीं पंचों और सरपंचों से लेते हैं, क्योंकि यही वो कार्यकर्ता हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं और इन बड़े लोगों को नेता, इन बड़े लोगों को एमएलए और एमएलसी और एमपी बनाते हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों को, और वो राजनीतिक दल जो पिता पुत्र वाली पार्टियों से नाराज नजर आते हैं और हर वक्त उन पार्टियों के ऊपर ताने कसते रहते हैं, फिक्रे कसते रहते हैं, उन पार्टियों को भी मंथन करना होगा कि कहीं वो पार्टियां भी उसी रास्ते पे तो नहीं चल पड़ी हैं जिस रास्ते पर चलने के कारण वो बाकी तमाम पार्टियों की खिल्ली उड़ाते हैं, बाकी तमाम पार्टियों का मजाक उड़ाते हैं। और जो राजनीतिक दल आज भी पिता पुत्र के चक्कर में हैं, जो राजनीतिक दल आज भी अपने कार्यकर्ता को छोड़कर ढूंढते हैं कि किसी राजनीतिक परिवार से कोई एक आधा आदमी मिल जाए, इसको खड़ा करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, उन राजनीतिक दलों को भी ये ध्यान में रखना होगा कि बदलता हुआ भारत अब इस तरह की राजनीति को और ज्यादा देर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ये ना हो उलटफेर हो और उसके बाद फिर आप ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएं, उसके बाद फिर आप कहें कि ईवीएम में गड़बड़ हुई, फलां जगह गड़बड़ हुई, वरना हमने चुनाव जीत लिया होता। सभी राजनीतिक दलों को अगर वाकई पंचायतों को सशक्त करने का उनका इरादा है तो राजनीतिक दलों को एक तो अपने जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। दूसरा, पंचों और सरपंचों का पहला अधिकार इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों के ऊपर है, उन्हें मौका देना चाहिए। और उसके बाद अगर बचता है कोई तो वो गांव देहात के लोग बचते हैं, जो गांव देहात के लोग उन देहातों की परेशानियों से, उन देहातों की दिक्कतों से वाकिफ हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए इन डीडीसी के चुनाव में चुनाव लड़ने का। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम नेताओं को भी बैठकर इस पर चिंतन मंथन करना होगा कि अपनी सियासी साख्त आप इन डीडीसी के चुनाव में उन प्रत्याशियों को उतार कर जिनको आपने असेंबली के चुनाव लड़वाना है, आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि असेंबली के चुनाव तक जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो मुकम्मल तौर पर बदल गई होगी। लैंडस्केप नया होगा और उस नए लैंडस्केप में जब आप चुनाव लड़ने लगेंगे तो शायद ये डीडीसीज, शायद ये जिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपको यकीन है आपको राजनीतिक तौर पर उस समय मदद करेंगे, शायद ये आपकी कोई मदद नहीं कर पाए।